Welcome everyone. Today there's a special session on how to get a government job by संगीत सौरभ. तो मैं आप सबको संगीत सौरभ से मिलवा दूं. मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम संगीत से मिल रहा हूं. I've never met him and he will better introduce himself. The interesting thing is I just saw one of his video on YouTube and I really liked the way he was trying to explain about government jobs. So many of our students are always looking for government jobs, but they are not aware of how to get that. So when someone has done in-depth research on it, I thought it would be very wise that we are calling someone who is already very well thorough with the topic. So Sangeet is here with us. I'm very grateful that Sangeet has accepted the invite on just one call by our team. And today we are together here to share and learn how to get government jobs, especially among students of CA and CMA. तो आप सब पूरा ध्यान से सुनिएगा और सारी बात को नोट कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी आए तो पूछिएगा जरूर, जिससे कि आपको इस सेशन से मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए. ऑलराइट. यस, संगीत सौरभ, ओवर टू यू. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Sir, first of all, sir, it's an honor for me, and it's a very much pleasure for me that you have invited me for your interactive session. पहले थोड़ा सा मतलब आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ तक पहुंच गए हैं और क्या कर रहे हैं अभी. ओके सर. तो सर मैं संगीत सौरभ, मैंने सर CMA क्वालिफाई कर रखा है, CS मैंने क्वालिफाई किया है, LLB मैंने किया और साथ ही साथ मैंने MBA भी किया. तो सर सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि एक ओवरव्यू लग जाए. उसके बाद मैं अपनी करंट पोजीशन और फिर मैंने पास्ट पोजीशन में मैंने जो किया उस बारे में बताऊँगा. तो Yes. सर ऐसा है, सबसे पहले सर मैंने कंपनी सेक्रेटरी में मैंने रजिस्ट्रेशन पहले लिया था. तो मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को मैं परस्यू कर रहा था और सब कुछ सही चल रहा था. लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में गया तो मुझे काफ़ी अच्छे लॉ वगैरह की मेरे नॉलेज मेरे को मिल पा रही थी. बट मेरे को एडिशनली ऐसा लग रहा था कि एक सर्टेन कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है और वो है इसमें फाइनेंस का टच. क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी में लीगल या फिर इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ हमें नॉलेज दी जाती है. लेकिन एक इसके साथ में अगर फाइनेंस की नॉलेज अगर हमारे पास आ जाए तो एक काफ़ी अच्छा हमारे इन डेप्थ हमारा नॉलेज हो सकता है. तो ये सोच के मैंने फिर CMA में मैंने रजिस्ट्रेशन लिया. उसके बाद सर मैंने CMA में रजिस्ट्रेशन लिया, फिर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब लगी. तो मैं जिसमें परस्यू कर रहा था CMA, मैंने CMA इंटरमीडिएट निकाला. उस बेसिस पर मेरी बहुत सारी जॉब लगी थी. जैसे इसके पहले मैंने एक झारखंड एक्साइज गवर्नमेंट में मैंने वहाँ पर काम किया. उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी मुंबई में बामन लॉरियन कंपनी, वहाँ अकाउंट ऑफिसर की, फिर मैंने वहाँ पर जॉब किया. तो इस तरीके से मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी. लेकिन इसके बाद थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है मेरे लाइफ में, क्योंकि एक सर्टेन चीज़ थी जो मेरे लाइफ में हमेशा मेरे को रिग्रेट कर रही थी. जब मैं जॉब कर रहा था, अच्छी जगह पे पहुँच चुका था, पोज़ीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो थी कि मैं आई वाज़ नॉट अ क्वालिफाइड CMA. तो सर एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा सर कि जो मैंने अपने लाइफ से सीखा कि जब मैं जॉब कर रहा था, मेरी अच्छी पोज़ीशन बन चुकी थी और CMA, CS मेरी इंटर निकल चुकी थी. लेकिन एक चीज़ थी जो कि मुझे बिल्कुल महसूस होती थी कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन मेरे को एनी हाउ पास करना है. क्योंकि हम लोगों में भी बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ होता होगा सर कि वे लोग आइदर दे कुड बी बीकॉम और उन्होंने एमकॉम या CA, CMA इंटर उन्होंने कर रखा है. उस बेसिस पे उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अगर उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह अगर कर रखा है तो. और उसके बाद कहीं न कहीं चूँकि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें आ जाता है और उस वजह से फिर क्या होता है कि वे फाइनल एग्ज़ामिनेशन कभी निकाल नहीं पाते हैं. तो इसके बाद से क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा इस पे सोचा और फिर मैंने जनवरी 2020 में बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली वगैरह से मैंने कंसेंसस बनाया. मैंने रिज़ाइन कर दिया उस जॉब से. मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई थी. मैंने ये सोच के रिज़ाइन, एनी ऑफ कॉस्ट आई हैव टू क्वालिफाई द CMA एग्ज़ामिनेशन एंड देयर आफ्टर ओनली आई विल कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट जॉब. डिसीजन काफ़ी बड़ा था. उस समय एक गवर्नमेंट जॉब लगना ऑलरेडी मेरी पहले भी लगी हुई थी. एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब थी, एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट जॉब थी. फैमिली में भी मेरे मल्टीपल ओपिनियन थे. मैक्सिमम फैमिली मेंबर बिल्कुल अगेंस्ट थे कि लाइफ सेटल हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है.
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके फिर रिस्क उठा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के रिस्क उठा रहे हो, ये सीएमए के रिस्क उठा रहे हो। इन केस अगर नहीं निकल पाया फिर क्या करोगे? फिर हाथ से गवर्नमेंट जॉब भी चली जाएगी, सीएमए भी हाथ से निकल जाएगा। तो फिर ये सोच के, लेकिन मेरे फादर थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप निकाल सकते हो, आप कुछ दिन के लिए, आप 6 महीने के लिए आप इससे अपने आप को थोड़े दूर रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और गवर्नमेंट जॉब निकालो। तो फिर मैंने सीएमए निकालो। फिर मैंने उसके बाद जॉब को रिज़ाइन किया, मैंने सीएमए के लिए मैं लग गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइम उसके बाद बहुत खराब हुई, क्योंकि मैंने जनवरी को मैंने रिज़ाइन किया था और उस समय कोविड का टर्म सुनने में हम सभी को आ रहा था कि चाइना में कोई ऐसी वायरस हुई है, जो कि चाइना में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में ला रहे हैं। बट ऐसा कुछ एज़ सच इंडिया में एज़ सच कोई रिपोर्टेड केस था नहीं उस समय। तो मैंने बिल्कुल सोचा कि मैं आराम से मैं जून में एग्ज़ामिनेशन लिखूँगा, जून में अच्छे से मेहनत करता हूँ, क्वालीफाई कर जाऊँगा। उसके बाद ऑलरेडी मैंने पास्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन मैंने निकाले हुए थे, तो मेरे को बिलीव था कि मैं दोबारा से मैं आके ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। मेरे पीयर्स ने भी, अब मेरे सीनियर वो भी सीएमए थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया कि आप जॉब रिज़ाइन मत करो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी, क्योंकि मैं वो मेरे को जो जहाँ पे मिला था, जहाँ मेरा गेस्ट हाउस हुआ करता था बांद्रा में, और मेरी ऑफ़िस हुआ करती है जेएनपीटी में। तो जो लोग मुंबई के लोग हैं, वे लोग इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे कि अगर आप बांद्रा से अगर आप जेएनपीटी जाते हैं, तो मिनिमम आपको 3 आवर्स आपको लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो डेली मेरे को 6:30 इन द मॉर्निंग हर दिन मेरे को अपने ऑफ़िस के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि 6:30 इन द मॉर्निंग मैं वहाँ से निकला बस से। उसके बाद फिर मैंने बांद्रा में मैंने लोकल पकड़ा, वहाँ से चेंज ओवर हुआ वडाला में, फिर वहाँ से नेरुल पहुँचा। उसके बाद फिर वहाँ से हमारी कंपनी की बस आया करती थी हमें लेने के लिए, 8:15 शार्प 8:15 में इन द मॉर्निंग पहुँच जाया करती थी। और उसके बाद फिर हम लोग ऑफ़िस 9:30 तक पहुँचा करते थे। लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी डिले अगर कर गया, तो हमारी कंपनी की बस छूटेगी, तो वो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो सेम मेरे रिटर्निंग में भी सेम चीज़ हुआ करती थी। तो कोशिश मैंने काफ़ी की, क्योंकि मेरे घर आते-आते डेली 10 बज जा रहे थे, सुबह को 6 बजे निकल के रात को 10, और वो इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद फिर मेरे को लग रहा था निकलेगा नहीं, फिर मैंने जॉब को मैंने रिज़ाइन किया। जैसे मैंने जॉब को रिज़ाइन किया, मैंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से फाइनल एग्ज़ामिनेशन की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी शायद भगवान को कुछ और मंज़ूर था, और उस समय इंडिया में कोविड आ गया, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। और जैसे लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से फिर जब मैं अपने फ्रेंड्स, जो मैं मेरे पुरानी कंपनी में उनसे बात करता था, वे लोग बोले कि यार आराम से हम लोग घर आ चुके हैं और पूरी सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे लाइफ में ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब एक बार रिज़ाइन कर दिया, तो फिर आप जॉइन कर नहीं सकते उस जगह पर। और सीएमए एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो गई, सीए एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो गई, सीएस एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो गई। अगर पोस्टपोन भी अगर हुई होती और एक पता होता कि हाँ, ये एग्ज़ामिनेशन कब होगी, तो फिर एक रे ऑफ होप रहता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं पाया। आधा समय तो कोर्ट हियरिंग पे हमारा चल जा रहा है, कि कोर्ट पे हियरिंग हो रही है, कोई एग्ज़ामिनेशन करवाने के फ़ेवर में है, कोई एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करवाने के फ़ेवर में है। तो ये करते-करते सारा समय इसी हिसाब से निकल गया। तो वो एक लाइफ़ थी फ्रेंड, जिस मोमेंट में अपने लाइफ़ में सबसे ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ़ में भी आएँगे फ्रेंड, जब आपको कुछ बहुत टफ डिसीज़न लेना पड़ेगा। और वो डिसीज़न ऐसा हो सकता है, जो डिसीज़न या तो आपकी ज़िंदगी को बना सकती है, या फिर आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट बर्बाद कर सकती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, वो है आपका दृढ़ निश्चय। अगर आपका संकल्प अगर मजबूत अगर है, अगर आपने कोई डिसीज़न लेने का अगर ज़िंदगी में सोचा है, और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना अगर आप चाहते हो ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में, अगर आप पूरी ताकत झोंक देते हो, तो जैसे फ़िल्म में भी एक एक कहावत एक कही गई थी कि सारी कायनात भी जो है, वो भी आपको आपके फ़ेवर में करने के लिए वे आ जाते हैं। तो सर मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। तो एग्ज़ामिनेशन तो मेरी ऐसे निकल गई, चली गई। उस बीच में सर मैंने फिर कोल इंडिया का मैंने फॉर्म भर रखा था। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, उसकी एग्ज़ामिनेशन भी कंटिन्यूअसली ड्यू टू कोविड उसमें भी एक्सटेंशन चलती रही। उसके बाद सर फ्रेंड मैंने फिर कोल इंडिया की फिर एग्ज़ामिनेशन हुई दोबारा से, मैंने कोल इंडिया जॉइन किया। कोल इंडिया जॉइन करने के बाद फिर मैं जॉब में यहाँ पर आ गया। यहाँ पे जॉब करते हुए मेरे मन में फिर वही एक टारगेट थी कि मुझे एनी हाउ आई हैव टू क्वालिफाई द सीएमए एंड सीएस एग्ज़ामिनेशन। और मैंने फिर यहाँ पे जॉब मैंने जॉइन किया, और विदिन जॉब जॉइन करने के बाद जो बिल्कुल इमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट थी, वहाँ पर मैं यहाँ जॉब करता था, वहाँ से मैं घर जाता था। घर जाके मैं रेगुलरली एटलीस्ट 3 टू 4 आवर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जॉब करते हुए मैं कोई 10-12 घंटा डेली में पढ़ाई नहीं कर सकता था। लेकिन ऑलरेडी ड्यूरिंग द कोविड मैंने पढ़ाई कर रखा था। 3 से 4 घंटे मैं डेली घर जाके पढ़ाई करता था, और उसके बाद मैंने सीए, सीएस और सीएमए दोनों एग्ज़ामिनेशन मैंने अपने जॉइनिंग के बाद मैंने पास की। फिर आपको ये जो आपने इतना बड़ा जर्नी बताया, तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी था। तो फिर
सेकेंड टाइम वापस आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिला? सर सेकंड जॉब ऐसे मिला कि सर कोविड से पहले कोल इंडिया की वैकेंसी आई हुई थी। मैंने उसे अप्लाई कर रखा था। लेकिन मेरा बिल्कुल फ़ोकस था, मेरे को एग्ज़ामिनेशन ही निकालना है। लेकिन उस समय सर ऐसा हुआ कि वो वैकेंसी भी ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन हो गई। लेकिन दोबारा जब कोविड से जब सब कुछ खत्म हुआ, उसके बाद कोल इंडिया ने फिर अपना एग्ज़ामिनेशन का डेट निकाला। तो फिर मेरे लास्ट में मेरे को लगा कि एग्ज़ामिनेशन मेरे सीएमए एग्ज़ामिनेशन भी मेरे साथ में थे, उसी के साथ में थे और सीएस एग्ज़ामिनेशन भी साथ में थे और मेरे कोल इंडिया के एग्ज़ामिनेशन 2 मेरे मुझे आज अब भी याद है कि कोल इंडिया के एग्ज़ामिनेशन और सीएस के एग्ज़ामिनेशन लगभग 4 या 5 दिन का गैप था। तो मेरे ध्यान में बिल्कुल ये आया कि अब मेरे को क्या करना चाहिए? आइदर आई शुड गो विथ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि उस समय कंपनी सेक्रेटरी की एग्ज़ामिनेशन ड्यू थी मेरी। तो फिर लगा कि कंपनी सेक्रेटरी करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि सर अगर आप कोर्स करिकुलम अगर आप देखोगे सीए, सीएमए का अगर आप देखोगे और गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन का देखोगे तो देयर इज़ कंप्लीटली डिफरेंस। दोनों में अब 50% ऐसा टॉपिक होता है जो कि हमारा टेक्निकल पार्ट से हमारे से पूछा जाता है, जो कि हमारे अकाउंट्स हो गई, कॉस्ट हो गई, लॉ वगैरह हो गई। लेकिन 50% जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक से हमारे सीए, सीएमए का कोई सरोकार नहीं होता है। उनमें जो टॉपिक्स पूछा जाता है, जैसे रीज़निंग पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह या जनरल नॉलेज, जीके, जीएस, ये सारी होती है जो बिल्कुल हमारे सिलेबस से कोरिलेट नहीं करती है। तो एक पल को मेरे मन में डिसीजन आया कि शायद मैं ऑल इंडिया की मैं तैयारी करूं, क्योंकि मैंने शुरू से इसके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी थी। तो मैं ये इन सारे टॉपिक्स के मैं पहले भी अब प्रैक्टिस करते रहता था, अपार्ट फ्रॉम अपने सीएमए सीएस की पढ़ाई के अलावा भी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई हैव टू पास बोथ ऑफ द थिंग। मेरे को एनी हाउ मेरे को कोल इंडिया भी निकालना है और साथ ही साथ मेरे को एनी हाउ कंपनी सेक्रेटरी भी निकालना है। और मैंने उन दोनों के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की। मैंने अपने टाइम को डिवीजन लगाया। दोनों को करते हुए मैंने अपने आप को उस कंपनी सेक्रेटरी को निकाला और कंपनी उसके बाद मेरी कोल इंडिया में ज्वाइनिंग हुई। कोल इंडिया में ज्वाइनिंग के बाद ही मेरी सीएमए के मैंने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट थे वो ड्यू पड़े थे। मैं घर में आराम से बैठ के मेरा उस समय तक मेरे बिल्कुल मेंटल सेटअप बिल्कुल क्लियर हो चुका था। कंपनी सेक्रेटरी में बन चुका था। कोल इंडिया में मेरी जॉब लग चुकी थी। अब मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि एनी ऑफ कॉस्ट आई हैव टू बिकम अ सीएमए, क्योंकि विदाउट बिकमिंग सीएमए लाइफ का जो मेरा सपना है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। और अगर देखा भी जाए कि बहुत गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर सर सीएमए अगर आप क्वालिफाइड हो या फिर सीए अगर आप क्वालिफाइड हो, तो अगर आपकी डिपार्टमेंटल बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है जहाँ पे वे लोग क्वालिफाइड सीए सीएमए को वे लोग प्रमोशन दे दिया करते हैं। तो एक यहाँ पे भी एक है कि फ्रेंड, जो लोग भी सीएमए इंटर या सीए इंटर बेसिस पे जो लोग भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, तो बहुत लोग फिर लेथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। फिर उन्हें लगता है कि अब लाइफ तो बिल्कुल सेट है। लेकिन जब लॉन्ग रन पे देखेंगे तो उन लोगों को लॉन्ग रन क्या, मीडियम टर्म पे भी उन्हें काफी पछतावा होता है कि काश मैंने सीएमए या सीए मैंने पास कर लिया होता, तो शायद आज मैं किसी अलग पोजीशन पर होता। क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद वे लोग फिर प्रमोशन सिर्फ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट को ही देते हैं। तो एक मैं अपने सारे जितने फ्रेंड्स उनमें बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप लोगों को निकालनी है, उसके मैं बहुत सारे आपको बताऊंगा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कैसे इसे निकालनी है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन मैं इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात सभी को बोलना चाहूंगा कि जो सबसे पहला टारगेट आप लोगों को रखना है वो ये है कि एट एनी ऑफ कॉस्ट यू हैव टू क्वालिफाई योर फाइनल एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद ही फिर आपके लिए जो आप बोल सकते हो हायर डायमेंशन में आपका करियर तभी जाके आपका खुलता है। विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट में भी सेम चीज हुआ करता है। वेरी नाइस। सो अभी जैसे आपने बोला कि ईस्टर्न कोलफील्ड का या कोल इंडिया का एग्जाम होने वाला था, तो ये मतलब कोई वेबसाइट से अलग अलग गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके नजर रखना पड़ता है कि कोई एक ही वेबसाइट पे सारा नजर रख के पता चल जाता है? सर ऐसा है कि जहाँ तक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का सवाल है, तो जो गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आती है वो अपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे वे लोग अपलोड कर दिया करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ब्रिज वेबसाइट है सरकारी नौकरी से रिलेटेड, जो कि वहाँ पे वे लोग सब ऐड करके डाल दिया करते हैं। बट उसमें क्या है कि बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज छूट जाया करती है। तो इसके लिए बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स आप लोगों को खुद वहाँ पे जाके आप लोगों को सर्च करना पड़ता है। हालांकि सर एक मिटिगेट के हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, सरकारी फाइनेंस जॉब पोर्टल। तो वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब की आपकी सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए या बीकॉम, एमकॉम से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब की आपकी एग्जाम वगैरह होती है या वैकेंसीज उनकी आती है, उसे मैं अपने चैनल पे मैं पोस्ट कर दिया करता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कंपनी
गवर्नमेंट की तो बहुत सारी है, तो कौन कौन सा कंपनी में अप्लाई करने के लिए अपने को सर्च करे? वो महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न वैसे सर्च करे कि और कैसे सर्च कर सकते हैं? कौन कौन सी वेबसाइट्स पे हम जाएं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स अगर हैं, तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो अगर क्लासिफिकेशन करें अगर हम लोग पीएसयू का, तो सबसे ऊँचा पीएसयू जो होता है, सबसे बड़ा पीएसयू वो महारत्ना होता है, जिसमें कि आपकी जैसे महारत्ना में आपकी गेल आ जाती है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, उसके बाद फिर आपकी ये नवरत्ना आ जाती है, फिर मिनी रत्ना आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर रहे, अगर हमारे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा हमेशा ही महारत्ना का होनी चाहिए। लेकिन सर बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, जब आप गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो, जब आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना होता है, तो फिर आप वो डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको महारत्ना में ही जाना है कि नवरत्ना में ही जाना है कि इसमें भी मिनी। मिलता आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आई हुई है, हमें उस गवर्नमेंट जॉब को हमें क्रैक करनी है। एक बार जब आप वहाँ पे घुस जाते हो, एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक्सपीरियंस बेसिस पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती रहती है, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप मिनी रत्ना में हो, तो वहाँ से उठ के आप नवरत्ना, महारत्ना में आ सकते हो। है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको सैलरी पैकेज के हिसाब से महारत्न, मिनी रत्न कि नवरत्न कौन सा प्रेफर्ड है कि सारा सेम ही रहता है? नहीं सर, अगर पे स्केल की अगर बात किया जाए सर, तो चाहे वो नवरत्ना हो, महारत्ना हो, मिनी रत्ना हो, बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन फ़र्क जो आता है, वो परक्यूसिट में आती है। अगर महारत्ना में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी परक्यूसिट जो आएगी, वो परक्यूसिट काफ़ी ज़्यादा आएगी इन कंपैरिज़न टू नवरत्ना या फिर आपकी मिनी रत्ना। तो स्केल आपका सेम रहता है। स्केल जो होता है दैट इज़ गाइडेड बाय डीपीई गाइडलाइंस, तो वो सेम रहेगा सभी में। लेकिन स्केल के अलावा जो परक्यूशन होती है, वो न एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन वो डिफर करेगी। अगर वो महारत्ना की बेहतर रहेगी, रत्ना की थोड़ी कम रहेगी और मिनी रत्ना की उससे कम रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अपने गवर्नमेंट का जब एक जॉब खोजते हैं तो एक जैसे स्टेट लेवल का जॉब होता है जिसको स्टेट सर्विस कमीशन हैंडल करता है, और दूसरा एक सेंट्रल लेवल का जॉब होता है जिसको यूपीएससी हैंडल करता है। अब यूपीएससी सेंट्रल लेवल का जॉब देता है और ये स्टेट लेवल का देता है, तो ये जो आप बता रहे हैं जो वैकेंसी आती है, ठीक है, तो ये वैकेंसी पीएसयू सेक्टर की दोनों से कैसे कंपेरेबल है? मान लीजिए पीएसयू की जो जॉब है वो एक अलग थर्ड रूट है, तो ये थर्ड रूट में जैसे वर्सेस एसएससी वर्सेस यूपीएससी किसका ओहदा बड़ा है? देखिए सर, अगर ओहदा की अगर बात की जाए, तो ओहदा सबसे बड़ा यूपीएससी का है। उसके बाद अगर ओहदा की बात की जाए, तो एसएससी का है। तो उसके बाद थर्ड लेवल पे अगर ओहदा की बात की जाए, तो पीएसयू का है। तो ये सर, अगर आप स्ट्रिक्टली अगर क्लासिफिकेशन अगर बोलोगे, तो इसी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। क्योंकि सर अगर आप यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, तो फिर आप किसी स्पेसिफिक कैडर के नहीं हो, मतलब उसमें आपका क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो। आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो। सेम वाइज़ अगर एसएससी में भी अगर बात की जाए, तो एसएससी किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। वे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा से, देखिए इसमें क्या है सर कि जो पीएसयू होती है, दैट इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो एसएससी की बात आप कर रहे हैं सर, या यूपीएससी की बात करें, दैट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर या फिर 100% ऑफ द शेयर रेस्ट विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ तक सवाल है अपनी कमीशन वगैरह की, तो उनका कोई एज़ सच कोई शेयर कैपिटल वगैरह नहीं, वो दैट इज़ वो डायरेक्टली ओन्ड। गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पूछ रहा था, मेरा रीजन ये था, जैसे उधर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऑफिसर्स का क्लासिफिकेशन होता है, तो अगर आपने उस रिसर्च को किया है तो आप बता सकते हैं कि ग्रुप ए का जो पे स्केल है और ग्रुप बी का जो पे स्केल है या ग्रुप सी का जो पे स्केल है, उसके मुकाबले पीएसयू का पे स्केल किस रेंज में आता है? मतलब ग्रुप ए ऑफिसर्स के हिसाब से आता है कि बी के आता है कि सी के आता है, प्रोवाइडेड हम लोग सीएमए क्वालिफाइड है? सर जहाँ तक पे स्केल का क्लासिफिकेशन है, तो पे स्केल जो सर पीएसयू का होता है, इन जनरल दैट इज़ हायर देन यूपीएससी और एसएससी, जो पे स्केल की अगर बात की जाए। क्यों, जैसे सर देखी जाए, अगर हम लोग अगर किसी आईएएस ऑफिसर की बात करें, तो आईएएस ऑफिसर का यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है, और उनका जो बेसिक होता है दैट इज़ 56,100 रुपीज़, जो कि लेवल 10 में आता है।
तो एक आईएएस ऑफिसर 56,100 के बेसिक पे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इसी के काउंटर पार्ट अगर हम लोग पीएसयू की बात करें, तो पीएसयू में अगर जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिलेक्शन होती है, तो उनकी ई2 में सिलेक्शन होती है। तो उनका बेसिक इज रुपीज 60,000। तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल टर्म पे अगर मेजर करोगे, तो आप देखो ई2 में सिलेक्शन हो रहा है एक E2 क्या चार्टर्ड। हुआ? व्हाट इज E2? सर क्लासिफिकेशन होता है एज पर पीएसयू में ई0 से लेकर ई9 तक का क्लासिफिकेशन होता है पीएसयू में। जो जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ए बी सी करके रेटिंग जो ग्रेडिंग होती है, उसी हिसाब से पीएसयू में ई0 टू ई9 उनका ग्रेडिंग होता है। जैसे ई0 के बेसिक 30,000 रुपीज होते हैं, ई1 के बेसिक 40 होते हैं, ई1 के 50 होते हैं, और इस हिसाब से बेसिक चलता है। तो ये E0 से E9 जो क्लासिफिकेशन होती है, तो आप कह रहे हैं कि जब हम CMA पास होते हैं तो हम E2 से ज्वाइन करते हैं, राइट? इंटर पास होने पर? सर ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, बट जनरली जो इंटर जनरली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग पॉलिसी होता है, अलग पीएसयू का, बट जनरली वे लोग इंटरमीडिएट बेसिस पर वे लोग ई0 में लिया करते हैं, और फाइनल पास बेसिस पे ई2 में लिया करते हैं। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ई1 में भी लिया करते हैं, वो डिपेंड, बट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वे लोग फाइनल पास को ई2 में लेते हैं, और फिर वो 1 साल के प्रोबेशन रखने के बाद फिर वे लोग ई3 में दे दिया करते हैं। अच्छा, इसमें PSU का एग्जाम भी जब वैकेंसी आता है, मान लीजिए, उसमें भी अटेम्प्ट का फर्क पड़ता है क्या, कि एक बार दिया नहीं हुआ फिर दूसरी बार दिया तो हो गया? सर मैं वही बता रहा था कि अगर आपकी ऑन कैंपस के थ्रू अगर होती है, तो वहाँ पे आपका अटेम्प्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही मैं बता रहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनका अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि चूंकि कैंपस में उनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई नहीं, उन्हें लगता है गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगी। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पीएसयू में अगर आप ऑफ मार्केट के थ्रू जा रहे हो, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट डज नॉट मैटर। सिर्फ एक चीज मैटर करता है, वो ये है कि आपने रिटन एग्जामिनेशन में आपने कितना स्कोर किया, और आपने इंटरव्यू में आपने कितना स्कोर किया, बस ये मैटर करता है। तो PSU एग्जाम जो होता है, तो उसका भी अटेम्प्ट का कुछ काउंटिंग होता है क्या, कि आपने अगर एक PSU एग्जाम दिया नहीं हुआ तो दोबारा दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई नहीं है। सिर्फ आपके एक एसबीआई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बात करूंगा, पीएसबी की, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक की, वहां पे एक वे लोग एक अटेम्प्ट एक वे लोग लगा दिया करते हैं। बट अदर देन दैट कोई भी पीएसयू में, कम से कम मैंने तो आज तक ऐसा कोई पीएसयू नहीं देखा है जहाँ पे वे लोग कोई भी अटेम्प्ट वगैरह को लगाते हैं। आप कभी भी आप तैयारी करो, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब ये जो अपने PSU में, मान लीजिए, एग्जाम जब देने जाते हैं, तो इस एग्जाम के लिए आपने बोला कि कुछ नॉन टेक्निकल पढ़ाई होती है, तो उसकी क्लासेस की आवश्यकता होती है कि कोई किताब से पढ़ने से हो जाता है? सर देखिए, अगर मेरी बात अगर आप करोगे, तो सर मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया था। और मैं मैक्सिमम फ्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड वगैरह जो अभी भी हमारे साथ मेरे कुलीग वगैरह हैं, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि क्लासेस जिन्होंने नहीं लिया था। तो अगर फिर अल्टीमेटली सर वही है कि आपके शिक्षक जो है, आपके गुरु जो है, वो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं। मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि अगर आप किसी अच्छे गुरु के अगर शरण में अगर आप चल जाते हैं, तो आपकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर किन्हीं को लगता है कि बिल्कुल अगर नॉन टेक्निकल पार्ट विदाउट क्लासेस नहीं हो पाएगी, तो डेफिनेटली उन्हें क्लासेस लेनी चाहिए। सिर्फ PSU के नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस मिलती है, कि वो तो क्लासेस सिर्फ SSC और UPSC की होती है? प्रॉब्लम सर मैं बताया मैंने कि वे लोग फिर क्या होता है, केवल पीएसयू की क्लासेस कोई स्पेसिफिकली कोई कराते नहीं है। फिर वे लोग जनरल क्लासेस जो बैंकिंग एसएससी की करा, उनके क्लासेस या उनके पेन ड्राइव या क्लासेस में वे लोग चले जाते हैं। लेकिन उनका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो उनका मोट है। उन्हें जो पूछना है, उन्हें जो शॉर्टलिस्ट करना है कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉन टेक्निकल पार्ट। बट हमारा अलग है, हमारे को तो टेक्निकल पार्ट बेसिस पे करना है। तो वे लोग वेरी। फिर इतना जाते हैं कि फिर वो जो जो अपने टेक्निकल पार्ट है उसके भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा, इट्स बेटर कि अगर आप खुद से कर लो। मैंने अपने चैनल पे मैंने कुछ एक वेबसाइट के नाम बताया, जहाँ पे वे लोग फ्री में कुछ रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिन नॉन टेक्निकल पार्ट की रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह रिलेटेड टू पीएसयू। और उतना भी अगर आपने अगर कर लिया विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो दैट इज इन जनरल मोर देन इनफ। इसके किताब भी आते हैं क्या प्रैक्टिस करने के लिए? आते हैं सर, किताब इसके काफ़ी आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के अगर देखेंगे, आर.एस. अग्रवाल की किताब है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, लुसेंट वगैरह की किताब जीके जीएस की आती है, कंप्यूटर की आती है। तो अलग-अलग ऑथर की आती है सर इसकी बुक्स वगैरह भी। तो क्या बोल के खोजना पड़ेगा किताब को? सर स्पेसिफिक अगर देखी जाए, कोई अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई किताब पीएसयू की एज सच स्पेसिफिक कुछ नहीं है। फिर इसमें फिर सर प्रॉब्लम वही बात हो जाती है कि फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा
कि आपको कौन सी एरिया जाना पड़ेगा, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि पीएसयू वगैरह का भी अगर देखेंगे अलग-अलग पीएसयू अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एक पीएसयू ऐसी होती है जो कि मैथ्स नहीं पूछते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो रीजनिंग इन डेप्थ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जिसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, तो पहली तो ये होगी कि आप पहले उनके पास्ट ईयर क्वेश्चन देखें। पहले वो देखें कि वो माँग क्या रहे हैं। बहुत सारे पीएसयू सिलेबस डिफाइन कर देते हैं कि वे लोग इस एरिया से पूछेंगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये तो सर केस टू केस बेसिस पे वैरी होगा, कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि आपने एक चीज़ किया और सारे में हो गया। ओके, वेरी गुड। इनका एग्जाम का भी कोई पीरियड होता है कि जब मन करे तब इनका एग्जाम आ जाता है? सर एज़ सच कोई पीरियड नहीं है, जब मन किए तब हो जाता है, बट मैक्सिमम अगर आप देखेंगे सर, तो आप मान के चलिए कि आफ्टर जुलाई, अगस्त टिल दिसंबर इनके सबसे ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन होते हैं, क्योंकि उसके पहले इनका फाइनेंशियल वगैरह सबका अपना प्रायोरिटी रहता है, फाइनेंशियल क्लोज़र वगैरह, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वगैरह। तो जनरली आफ्टर क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल ईयर एजीएम वगैरह खत्म हो गए, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई से लेकर नवंबर, दिसंबर तक मैक्सिमम वैकेंसीज़ आती है, बट एज़ सच कोई स्पेसिफिक नहीं है, सालों-साल आती है। बट इन पीरियड में सबसे ज़्यादा, इन 6 महीने में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। वेरी नाइस, अंडरस्टूड। बहुत इन डेप्थ आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे आपने सवाल का जवाब दिया एंड रियली बहुत मजा आ रहा है बात करके। और बाकी तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जहाँ पे भी अपना मेहनत डालेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे। बट जिसको अपना एक चार्म होता है पीएसयूज में जॉब करने का, उसका आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। एक इसमें ये जरूर और लास्ट मेरे को जानना है कि पीएसयू में जाकर मतलब नेगेटिव साइड्स क्या है इसके, जो आपको मे बी काम करते करते अनुभव हुआ होगा कि जो शायद प्राइवेट में नहीं होते हैं बट पीएसयू में ये एक बड़ा वो क्या है जो मे बी अभी हम नहीं जानते हैं। बट अभी क्या है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर इन अदर साइड, ऐसा लगता है। प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट अच्छा लगता है, फिर गवर्नमेंट वाले को प्राइवेट अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या कुछ नेगेटिव साइड है जो आपको हो सकता है फेस हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, व्हाटएवर? एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट है। बोले सर, अगर नेगेटिव की बात की जाए, तो जो सबसे मेजर नेगेटिव जो एक पीएसयू के साथ है, वो है उनका प्रमोशन। प्राइवेट में क्या होती है कि आपने अच्छा काम किया, बॉस आपके वर्क से खुश हो गए और उन्हें प्रमोशन दे दिया या फिर उनके इंक्रीमेंट दे दिया, जो भी एज सच हुई। बट पीएसयू या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आपने अगर बहुत अच्छे से भी काम किया या फिर आपने अच्छे से काम नहीं भी किया, तो भी आपकी प्रमोशन टाइम बाउंड है, आपको उसी टाइम पे प्रमोशन मिलेगी। लाइकवाइज आपकी इंसेंटिव जो कि पीआरपी होती है, जो एक प्रकार का बोनस होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी प्रिस्क्राइब डिफाइंड रहती है। आपने काम किया, आपने अच्छे से काम नहीं किया, तब भी आपको वही बोनस मिलेगी। तो मेजर जो मेरे को डिफरेंस समझ में आती है प्राइवेट और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयूज वगैरह में, वो इसी से रिलेटेड है कि आपको पीएसयूज में कई बार आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो, आपकी नॉलेज बेस काफी अच्छी है, बट टू दैट एक्सटेंट आपको वो रिवार्ड नहीं मिल पाया, बल्कि जो नहीं भी किए उन्हें भी ऐसा मिला, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वे काफी ऊपर तक चले जाते हैं। तो पीएसयू की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और ये जो आप बता रहे पीआरपी और ये प्रमोशन, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलता है? ये सबका एक ही होता है कि मतलब सबका अलग अलग होता है? नहीं सर, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रमोशन पॉलिसी होता है, बट इन जनरल जो मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयू फॉलो करते हैं, वो 3 इयर्स ब्लॉक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने 3 साल आप एक स्किल पे रहे, तो उसके बाद 3 साल के बाद आपको फिर दूसरे स्किल पे दे दिया जाता है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, और इसमें भी एक कंडीशन है, सब्जेक्ट टू मैन पावर बजट। तो अगर सपोज आपके 3 साल आपके हो गए, 3 साल में आपकी प्रमोशन ड्यू पड़ती है, तो अगर सपोज आप अगर E4 में हो और आपकी अगली प्रमोशन E5 में होने वाली है, बट वहां पे मैन पावर बजट में ऑलरेडी दैट हैज बीन एग्जॉस्टेड, वहां पर अभी वैकेंसी है ही नहीं, तो फिर आपको 3 साल से बढ़ के वो 4 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, और अगर अवेलेबिलिटी है तो फिर आपको इंस्टेंट मिल जाएगी। तो ये आपकी कॉन्स्टेंट है पीएसयू की। अच्छा, आपने इनका पीआरपी का फॉर्मूला को स्टडी किया है क्या? सर अगर कोल इंडिया की बात की जाए, तो इनका पीआरपी का अपना फॉर्मूला है, और जनरली जो पीआरपी का फॉर्मूला होता है वो हमारे डीपीई गाइडलाइंस के हिसाब से रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर है कि 40% प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, दैट इज कोल इंडिया, प्लस 40% प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, जैसे मेरे यहाँ की ईसीएल हो गई, प्लस 20% इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो इन तीनों को जोड़कर एक किटी फैक्टर निकलता है, और उस किटी फैक्टर के बेसिस पे ही फिर उनका प्रमोशन, ये उनका जो पीआरपी है वो डिफाइन होता है। तो वो डिपेंड करेगी कि आपके जो होल्डिंग कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, आपकी सब्सिडरी ने कितना अर्न किया। इसमें और भी सब अदर फैक्टर, जैसे कैपेक्स वगैरह की भी बहुत सारी है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैपेक्स वगैरह। तो एक बहुत
ढेर सारे फैक्टर्स को मिला के एक फॉर्मूला डिटरमाइन होता है, बट मेजरली यही 3 हेड है, 40-40-20 का हेड है। ओके, तो ये किटी फैक्टर बनाकर फिर उसको हर आदमी के पे स्केल के ऊपर अप्लाई करते हैं क्या? द बेसिस ऑफ पे स्केल उससे। बिल्कुल सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब सब चीज का जानकारी है संगीत सौरभ के पास। आप इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। क्या चैनल का नाम बताया था आपने? सर सरकारी फाइनेंस जॉब पोर्टल। सरकारी फाइनेंस जॉब पोर्टल। फाइनेंस जॉब पोर्टल। वेरी नाइस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप संगीत सौरभ। बहुत मजा आया बात करके आपसे। आपको पढ़ाने का शायद मौका नहीं मिला हमें, लेकिन फिर भी आपसे मिलके बड़ा मजा आया मेरे को। मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे। एक्चुअली सर मैंने फाइनल क्लासेस मैंने कहीं और मैंने ले रखा था, बट जितने फ्रेंड्स वगैरह थे जो आपसे किया करते थे, और वो मेरे को मतलब मैंने आपकी कुछ क्लासेस वगैरह देखी थी, वे लोग आपसे किया करते थे। तो सर ये मेरी सर बैड लक है कि सर मैंने आपसे क्लासेस नहीं किया, क्योंकि आप इतने सिंपल लूसिड मैनर में आप पढ़ाया करते थे कॉस्टिंग को। मेरे सारे फ्रेंड वगैरह कंटिन्यूसली बोलते थे, बट बाय दैट टाइम मैंने क्लासेस ले ली थी। तो सर फॉर दैट सर आई एम अनफॉर्चुनेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं भगवान हमें मिलाने के लिए वेट कर रहा था, तो आज मिला दिया। और एक स्टूडेंट पूछ रहा है, कुछ क्वेरी है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हो फटाफट। 2-3 जन का क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे। पीआरपी का मतलब होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो इंसेंटिव की तरह दिया जाता है। तो हर पीएसयू का अलग अलग होता है, आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा। सबका अपना अपना वेबसाइट पे रूल्स बताया हुआ होता है, सबका अपना अपना फॉर्मूला भी होता है, बट एक जनरल जो इक्वेशन है वो संगीत सौरभ ने आपको बताया है। आपको किस नाम से बुलाया जाता है नॉर्मली, संगीत की सौरभ? सर मेरी वाइफ मेरे को सौरभ बुलाती है, और बाकी सारा दुनिया मेरे को संगीत बुलाते हैं। तो बढ़िया है भाई, मतलब बहुत करीबी जो है वो आपको सौरभ बुलाते हैं, सही है। चलो, किसी और का कुछ क्वेश्चन है? परक्विजिट क्या होता है पीएसयू में, बता दीजिए क्या परक्विजिट मिलता है? क्वेश्चन क्या होता है सर, एक तो बेसिक हमारा जो स्केल का हमने बात किया 50,000 टू 160 ये हो गई। उसके अलावा क्या होती है कि जो पीएसयू है बहुत अदर आपको अलाउंसेस वगैरह भी देती है। कुछ लोग फ्यूल अलाउंसेस देते हैं, कुछ लोग आपके एचआरए देते हैं, कुछ लोग आपके रेंटेड एकोमोडेशन आपको देते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग आपको सर्वेंट अलाउंस देते हैं। तो ये सारे जो अदर अलाउंसेस वगैरह होती है, तो वो आपके इसी को सम टोटल में परक्विजिट बोलते हैं। तो इसमें भी एक क्लासिफिकेशन है कि आपने अगर महारत्ना में कर रखा है तो एज पर डीपी गाइडलाइंस में ऑटोनॉमी दे के रखते हैं कि महारत्ना आपको कितने अपने परक्विजिट एम्प्लॉय को दे सकते हैं, मिनी रत्ना उस नवरत्ना उससे कम देंगे, और मिनी रत्ना उससे कम देंगे। तो वो डिफाइंड होता है एज पर डीपी गाइडलाइंस। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल पीएसयू हो, महारत्ना हो, तो अपने एम्प्लॉय में आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हो। तो वो उनका समीशन को परक्विजिट बोलते हैं। वो अदर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। पीएसयू में इंटरव्यू के टाइम कौन से फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, टेक्निकल? ये तो सर ऐसा है कि ये कम्प्लीटली इट डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द एग्जामिनर। तो सबसे सिलेबस नहीं है, वे चाहे तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल पार्ट, चाहे तो बिल्कुल टेक्निकल पार्ट, लेकिन इतना जरूर हमें करके जानी चाहिए कि जिस भी पेपर से हमने एटलीस्ट एग्जामिनेशन पास किया है उसका हमारे पास एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एटलीस्ट जो करंट अफेयर में लेटेस्ट में जो घटना है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू फाइनेंस या इकोनॉमिक्स वगैरह से, जो हमारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो रिसेंट इंसिडेंट वगैरह एटलीस्ट है, एक बार हमें जरूर गो थ्रू कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो रिसेंट इंसिडेंट होती है वो इंटरव्यूअर के भी दिमाग में रहते हैं, वे लोग प्रॉम्प्टली पूछ भी लिया करते हैं। तो जैसे एटलीस्ट एग्जाम? इतनी जरूर लिख सर। जैसे इसमें जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अभी कल के मैं न्यूज़ देख रहा था, तो कल मैंने देखा कि कोल ये भेल के जो डीएफ है, ही इज आल्सो सीएमए। अब सपोज करिए कि मैं भेल के में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे मैंने इंड एस पढ़ लिए, मैंने कॉस्ट ऑडिट सब कुछ पढ़ लिया। वे मैं प्रॉम्प्टली मेरे से पूछ लिया कि बताइए हमारी कंपनी के हु इज द डीएफ ऑफ आवर कंपनी, तो फिर हम वो नहीं बता पाए। तो एक एक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप जरूर देख के जाओ, वो है उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट ऐसा है दैट कंटेन्स द समराइजेशन ऑफ होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देयर ऑपरेशनल एस्पेक्ट, देयर फ्यूचर प्लान, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला आप समझ लीजिए कि आपका वो बाइबल गीता कुरान है। अगर जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप पहले उसके एनुअल रिपोर्ट पढ़े, गो थ्रू हो जाए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एटलीस्ट है। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या है। तो ये भी ये लोग जरूर पूछ लिया करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर टेक्निकल कौन है, फाइनेंस कौन है, सीएमडी कौन है।
तो एक बार इसके भी ओवरव्यू आप एनुअल रिपोर्ट को आप जरूर देखें इंटरव्यू से पहले। वेरी नाइस। कभी हम लोग डिटेल में अगर आप स्टडी कर लें तो पूरा पीआरपी को डिटेल में समझना चाहेंगे। आज तो वक्त नहीं है, बट कभी आप अलग से, कभी भी आप रेडी हो कि अगर मल्टीपल पीएसयूज का हम लोग स्टडी करें पीआरपी, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्टडी करने के लिए, मेरे लिए भी जानने के लिए एक अच्छा चीज होगा कि कैसे पीएसयूज अपना पीआरपी सेट करता है और किस कंडीशन पे किसको क्या मिलेगा, जिससे कि आज जिसका जॉब लग गया वो क्या क्या पैरामीटर्स पे काम करे तो और बेहतर अपना पीआरपी ला पाए। तो इसमें आप अगर टाटा का भी स्टडी करें कंपैरेटिवली तो वो भी मजा आएगा पढ़े, मतलब उस सेशन में इंटरेक्ट करके। मैं भी थोड़ा स्टडी करूंगा आपके साथ साथ, तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। और सर एक लास्ट बात मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगा जो बहुत रेलिवेंट बात है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम लोग सीए या सीएमए की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग डमी ले लेते हैं आर्टिकलशिप से, और हमें लगता है कि हम लोग बस एग्जामिनेशन में क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं और वे लोग डमी ले लेते हैं और डमी लेके वे लोग जल्दी सीए सीएमए बन भी जाते हैं। लेकिन वैसे पर्सन जब मार्केट में जब उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, उन्हें प्रैक्टिकल उन्हें कुछ पता ही नहीं है और बाद में फिर वे लोग प्रोफेशन को कर्स करते हैं कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इसको करके जॉब नहीं लगती है, उसको अच्छा है करके जॉब नहीं लगती है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हमसे कनेक्टेड है, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से भी कोई अगर डमी की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इस तरह का चीज नहीं सोचा। आपकी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी, वो मेकअप हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल विश्वास से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अगर प्रैक्टिकली अगर आपने काम नहीं किया, आप अगर शॉर्टकट टू सक्सेस अगर आप ढूंढोगे तो लॉन्ग रन पे हमेशा आपको इसकी कठिनाई आएगी और हमेशा फिर आप बोलोगे कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है। बट ये प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने इंक्लूडिंग हमारे सीएमडी अभी करंट सीएमडी ही इज आल्सो अ सीएमए, कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस ही इज अ सीएमए। अगर आप देखोगे अगर पावर ग्रिड के डायरेक्टर फाइनेंस ही इज अ सीएमए, भेल के देखो ही सीएमए, जियो फाइनेंशियल के अगर आप देखो सीएफओ ही इज आल्सो सीएमए। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग फिर एक शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढते हैं। थ्योरेटिकली तो एग्जामिनेशन ले लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ नहीं, तो प्लीज मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, मैं ये नहीं बोले अटेम्प्ट लगाओ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा प्रायोरिटी पे रखो कि प्रैक्टिकली आपको आर्टिकलशिप करनी है और अच्छे जगह से आर्टिकलशिप करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास अगर है तो लाइफ में चाहे प्राइवेट सेक्टर पे जाओ चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पे जाओ, सफलता हमेशा आपके हाथ लगेगी। वेरी नाइस। एक बार इन लोग को फिर लिखवा दीजिए, आपने बोला ना किसका किसका डायरेक्टर सीएमए ही है ऑलरेडी। सर अगर आप हमारे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हमारे जो सीएमडी जो अभी अभी से जस्ट पहले सीएमडी ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर पावर ग्रिड के डायरेक्टर फाइनेंस राजशेखर सर ही इज आल्सो सीएमडी। भेल के डायरेक्टर फाइनेंस ही इज अ सीएमडी। कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस अग्रवाल सर ही इज अ सीएमडी। जियो फाइनेंस के सीएफओ ही इज आल्सो अ सीएमडी। तो आप ही इज आल्सो अ सीएमए। तो आप देखो कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, सेल के अगर आप देखोगे ही इज आल्सो सीएमए। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके की अगर आप, मैं अपनी बात बताऊं सर, हमारे कोल इंडिया में जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मतलब वहां पे एज सच देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन सीए और सीएमए। बिल्कुल अच्छे से वे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है कि हमारे जो भी यंग बडिंग सीएमए है या फिर सीए है, वे लोग बस एक गलती ना करें, डमी ना करें। क्योंकि जो भी पर्सन जो ऊंचे लाइफ में अचीव किया, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लाइफ में उन्होंने वे लोग तपे हैं, किसी अच्छे का सर्टिफिकेट किया है। उन्हें ये भी चीज लगी होगी कि उनके पास टाइम कॉन्स्टेंट, शायद वो एग्जामिनेशन नहीं पास कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर जॉब और समथिंग। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे लॉन्ग रन पे तो वे लोग ही अल्टीमेटली अचीव किए हैं। तो प्लीज आप लोग अपने आर्टिकलशिप को सीरियसली ले, काफी अच्छे कोशिश करें, बिल्कुल तो सक्सेस नहीं ढूंढे। ऐसा नहीं कि 6 महीने का सर्टिफिकेट कहीं से मिल गया चलो फाइनल एग्जाम लिख के आ गए, या फिर करंटली 18 महीने का मिल गया एग्जाम लिख के आ गए, फिर पास होते हैं ना, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है, और मेहनत करके पास भी कर गए, फिर पता चलता है कि यार प्रॉब्लम हो गई, फिर प्रोफेशन खराब है। प्रोफेशन खराब नहीं, हमारा प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन। और मैं सिर्फ इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द 3 प्रोफेशन, सीए सीएस सीएमए। प्रोफेशन कोई बुरा नहीं है, प्रोफेशन तीनों प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन है। लेकिन बस प्रॉब्लम सिर्फ इसी में है कि आखिर हम लोग उस प्रोफेशन को आखिर लेते कैसे हैं। आपका सीए भी किया हुआ है? ये क्या सर, मेरा फाइनल का एक ग्रुप क्लियर था, एक ग्रुप पेंडिंग था, फिर मैंने इधर जॉब ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। एक बच्चे का क्वेरी है कि ये पीएसयू के जॉब में एज लिमिट भी होता है क्या? हाँ सर, अगर पीएसयू की अगर बात की जाए तो जनरली जो पीएसयू में एज लिमिट होता है
वो 30 इयर्स होता है अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 33 इयर्स होता है। और एसटी एससी को 5 इयर्स का मिल जाता है, 35 इयर्स। और अगर पीएच अगर है तो उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 40 इयर्स हो जाता है जनरली। पीएच मतलब सर वो पीडब्ल्यूडी सर, स्पेशली एबल्ड सर। ओ स्पेशली एबल्ड, तो मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो 30 एज लिमिट रहा ना, तो 30 के बाद वालों को जॉब मिलेगा ही नहीं पीएसयू में। 30 के बाद सर मिलता है, वो एक्सपीरियंस बेसिस पर आता है। तो एक्सपीरियंस। अगर फ्रेशर्स अगर आप बात करोगे तो, और वो जनरली जो आफ्टर 30 आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। बट जो अंडर 30 आता है वो रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करिए, फिर इंटरव्यू करिए। और 30 में क्या होता है, अंडर 30 में बल्क वैकेंसीज आती है, बट आफ्टर एक्सपीरियंस 1 सीट 2 सीट की आती है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने बताया सब चीज। जो भी इस वीडियो को पूरा सुनेगा उसका 80-90% क्वेरी तो खत्म हो ही जाएगा। अब चॉइस आपके हाथ में डियर स्टूडेंट्स, कि आप पीएसयू में जाना चाहते हैं कि नहीं। अगर जाना चाहते हैं, विद इन 30 है तो बल्क वैकेंसीज आती है। पीएसयूज के वेबसाइट पे नजर रखिए, उनके सिलेबस को, पास पेपर्स को स्टडी करते रहिए अगर जाना है तो। हाँ, अभी पहले सीएमए जो दे रहे पढ़ रहे पहले उस पर फोकस करिए। इंटर के समय बीच में डाइवर्ट मत होइए कि इंटर में अब बीच में गैप है तो मैं जॉब कर लूँ क्या। अगर जॉब में घुस गए तो फिर फाइनल होगा नहीं, क्योंकि इनको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा। बॉम्बे छोड़ के फिर आए, सीएमए खत्म किए, फिर पढ़े, फिर जाकर जॉब मिला, बड़ा परेशानी था। तो वो परेशानी के लिए को अवॉइड करें, पहले पूरा सीएमए खत्म करें और उसके बाद आप ट्राई करें कि आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करके सीएमए का के हिसाब से पीएसयू में जॉब खोज सकते हैं। और एक क्या, एक लास्ट मेरा क्वेरी है कि ये पीएसयू में जब जॉब करते हैं तो ट्रांसफर का इश्यूज बहुत रहता है क्या, इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ सर, सर एक्चुअली क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट जनरली अगर बात की जाए, जनरली तो 3 साल का ट्रांसफर का क्लॉज रहता है। तो जनरली 3 साल में ट्रांसफर किया जाता है। बट अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात की जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 15 ईयर्स का कंसेप्ट है जनरली। अच्छा। 15 ईयर्स तक जनरली, हालांकि मैनेजमेंट चाहे तो कुछ भी कर दे, बट जनरली 15 ईयर्स तक वे लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द पीएसयू की अगर बात करें तो वे लोग 3 इयर्स पे आपको ट्रांसफर करते हैं। 3 साल तो में, द कॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 3 साल में ही ट्रांसफर कर देते हैं। जनरली है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पूरा फैमिली का रूट बदलते रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब में मेरे को भी जब मैं स्टूडेंट था मेरे को बुखार लगा था गवर्नमेंट जॉब का। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मुझे मालूम पड़ा, मेरे एक फ्रेंड थे, वो यूपीएससी में जीएसटी कमिश्नर लेवल पे चले गए थे। तो उनसे, उनके घर पे जाके मिलता करता, बहुत अच्छा लग रहा था सारा लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ। तो बहुत जोश आया कि यूपीएससी पढ़ूंगा। और वो मेरा मतलब तैयारी कराने के लिए वो भी सारा मटेरियल वटेरियल जुगाड़ करके रख लिए थे कि सतीश को पढ़ाएंगे। तो जब बैठ के समझने लगे कि हर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, ये बहुत देर के बाद बात करते करते पता चला, जैसे आपसे भी अभी बात करते लास्ट में याद आया। तो उस समय मेरे को ऐसा करंट दौड़ा कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, कि हम अपने परिवार को लेकर 3-3 साल में शहर बदलेंगे, ये हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने अपना जर्नी बताया कि मैं पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, तीसरा, आज काफी साल हो गए उस बात को, 7-8 साल हो गए, बट आज उसके बाद भी वो 3-3 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते होते कहीं अलग ही चले गए। तो बोले यही सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट जॉब का एक ड्रॉबैक होता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। तो बच्चे बहुत वो बिगड़ जाते हैं, कि बिगड़ जाते हैं मतलब क्या, तो हॉस्टल में पढ़े, या फिर मान लीजिए अब अचानक से आपका अगस्त में ट्रांसफर हो गया, अगस्त में ट्रांसफर हो गया तो बीच सेशन में उठा उठा के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में डालते हैं। फिर उनके फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाते हैं। फिर फैमिली होती है, वाइफ होती है, अगर वो जॉब में नहीं हो तो उसका पूरा जो फ्रेंड सर्कल बना होता है वो चेंज हो जाता है। तो हर 3 साल बाद एक नया एडवेंचर होता है लाइफ में, उसको लेकर बहुत लोगों को सेटबैक आ जाता है। बट बहुत लोग के लिए एडवेंचर अच्छा भी होता है कि चलो नया कुछ सीखेंगे, चलो नया कुछ सीखेंगे, ऐसा भी होता है। बट मेरे को वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं हुआ।
तो मैंने वहीं से विड्रॉ कर लिया। मैं बोला नहीं भाई, ये सब मेरे को नहीं जमेगा, आई विल रादर फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग। मैं जस्ट अपनी एक जर्नी बताया, उसके बाद मुझे पीएसयू का ख्यालात कभी नहीं आया। अभी आपसे बात करते करते एक बार मन में आने लगा था, लेकिन एक बार ट्राई करेगा वापस पीएसयू जॉब लेकिन फिर लास्ट में याद आ गया ये बात। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम लोग कभी और पीआरपी पे सेशन कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। आप जब रेडी हो मुझे बताइएगा। एंड तब तक बाकी स्टूडेंट्स, आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, और जिन बच्चों को भी लगे ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो, ये वीडियो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन बाद डालेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आपको अगर लगे कि किसी और को भी जानकारी की जरूरत है तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, सो दैट वो भी कहीं फंसे नहीं और सही डिसीजन ले पाए अपने पीएसयू के बारे में। कुछ जनों की क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट समय पूरा हो चुका है। फिर मिलेंगे हम लोग। आप बाकी संगीत सौरभ का अपना यूट्यूब चैनल है, सरकारी फाइनेंस जॉब पोर्टल, आप उसमें जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सौरभ, बाय बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सर।